Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn class 8 science chapter 7 reaching the age of dollar cells. हम इस chapter के 5 parts complete कर चुके हैं. This is the 6th part of this chapter. So as always we will start with the MCQ question of this part, and the question is the change from larva to adult is called teenage, metamorphosis, reproduction or gland. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता है विदाउट द वीडियो. आपको बस थोड़ा सा प्रीवियस जो चैप्टर है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है. रोल ऑफ हॉर्मोन्स जो था वो पढ़ा था किसके बारे में? फ्रॉग के बारे में, टैडपोल के बारे में. एंड द प्रोसेस वाज जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट. व्हाट वाज द प्रोसेस? दैट वाज मेटामॉर्फोसिस. एंड ये जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? एक हार्मोन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में. ठीक है, अब जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है इंसेक्ट के अंदर, वो कौन सा जो हार्मोन है उससे कंट्रोल किया जाता है? वो है इंसेक्ट हार्मोन, एंड द हार्मोन इज थायरॉक्सिन, जो ह्यूमंस में भी पाया जाता है. थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी, एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है थायराइड ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करती है? थायरॉक्सिन. ठीक है, तो इसी तरीके से जो फ्रॉग होता है और इंसेक्ट होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है उसमें इंसेक्ट हार्मोन, कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके ग्रोथ में. ठीक है, और कहाँ प्रोड्यूस होता है वो? थायराइड में प्रोड्यूस होता है, ग्लैंड में. थायराइड इज अ ग्लैंड. सो थायरॉक्सिन की जो प्रोडक्शन होती है वो जो होती है वो किससे होती है? आयोडीन की जो मात्रा होती है पानी के अंदर उससे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, थायरॉक्सिन. अब हम बोलेंगे कि ह्यूमंस में भी तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से. वो होता है किसके थ्रू? जब हम सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट के अंदर हमें क्या मिलता है? आयोडीन. तो वो जो आयोडीन होता है थायरॉक्सिन का जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है. तो इसी तरीके से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कहाँ से लेते हैं अपना आयोडीन? वाटर के अंदर से. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पानी होता है वो थोड़ा सॉल्टी भी होता है, तो उसी वाटर में से आयोडीन की जो प्रेजेंस है वो यूज करके थायरॉक्सिन जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है. किन में? इंसेक्ट्स में भी. ठीक है, अगर वाटर के अंदर सफिशिएंट मात्रा में आयोडीन नहीं होगा तो टैडपोल्स जो होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और वो अडल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे. ओके, उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी. फाइन. तो इसी तरीके से अगर ह्यूमंस जो है उनकी जो डाइट होती है उसमें इनफ आयोडीन अगर नहीं होता है तो क्या होता है? उनको गॉइटर की बीमारी जो होती है वो हो जाती है. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो होगी वो सफिशिएंट थायरॉक्सिन नहीं बना पाएगी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए. अब गॉइटर क्या होता है? जो हमने इसको प्रीवियसली पढ़ा था कि जो यहाँ पर आपके नेक के पास का जो एरिया होता है, गले के पास का एरिया, थ्रोट, वहाँ पर क्या होता है? वो बल्जी हो जाता है, सूज जाता है. तो इस जो बीमारी को हम क्या बोलते हैं? गॉइटर बोलते हैं. ठीक है, तो इसीलिए जो थायरॉक्सिन जो है वो ह्यूमंस एज वेल एज इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किसमें? उनके लाइफ की कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में. राइट. अब इसी तरीके से हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है वो किस तरीके से अफेक्ट होती है और उसको मेंटेन करने के लिए क्या जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है, देखिए, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को एक इंडिविजुअल को अगर मेंटेन करना है तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है कि ह्यूमन अपनी जो बॉडी है उसको हेल्दी रखे. ठीक है, बॉडी को हेल्दी रखना और किसी भी उम्र में ज़रूरी है, और वो किससे होगा? वो होगा बैलेंस डाइट से. राइट. तो इसी तरीके से हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, बट हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है. फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन के साथ साथ,
और ड्यूरिंग एडोलेसेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो बॉडी होती है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट के पीरियड में होती है। आपकी बॉडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही होती है, इसीलिए आपके ऊपर फिजिकल और मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको भी हटाना है, अगर आपको स्ट्रेस फ्री होना है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट को अच्छे से अचीव करना है, तो उसके लिए आपको डाइट, एक्सरसाइज और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या जो है वो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं एडोलेसेंट्स की जो होती हैं वो कैसी होती हैं? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इस स्टेज में रैपिड ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है, इसीलिए डाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और वो बहुत ज़्यादा केयरफुली प्लान करनी पड़ती है या करनी चाहिए। तो इसी जो डाइट को अगर हम बोलें तो हम पहले भी जानते हैं कि वो होती है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट जो होती है वो क्या होती है? उसके अंदर प्रोटीन सही मात्रा में होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में होने चाहिए, फैट्स, वाइटामिन्स और सही प्रोपोर्शंस में ये चीज़ें जो होंगी वो एक मील को बनाएंगी बैलेंस डाइट, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर रही हूँ या कार्बोहाइड्रेट्स, उन सबके कोई ना कोई एक साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएँगे। जैसे हमें सबको पता है कि कोई भी अगर चीज़ ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती है। इसीलिए हमें सब कुछ जो है उसका इंटेक उसको बैलेंस तरीके से करना है, ठीक है? ना कम ना ज़्यादा। तो जो इंडियन मील्स होती हैं उनमें रोटी, राइस, दाल, जिसे हम पल्सेस भी बोलते हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये जो होती हैं वो एक मील को बना देती हैं क्या? बैलेंस मील। अब मिल्क जो है उसे भी हम एक बैलेंस जो अपने आप में एक फूड है उसमें काउंट करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि चाहे वो किसी भी एज का इंसान हो, कोई इन्फेंट हो, कोई एडोलेसेंट हो या कोई अपर एज का इंसान हो, सीनियर सिटीजन हो या कोई मिड एज का इंसान हो, ठीक है? उन सबको क्या करना चाहिए? मिल्क ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है? वो सिर्फ कैल्शियम और यही सब हमें सिर्फ कैल्शियम ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो हमें एक कंप्लीट बैलेंस फूड की तरह जो है हमारी डाइट में इंक्लूड करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो जो फ्रूट्स होते हैं वो भी नरिशमेंट देते हैं हमारी बॉडी को, फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है? और जैसे इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए तो मदर का जो मिल्क होता है वही सारा नरिशमेंट जो होता है वो उनको दे देता है। अब जो आयरन होता है, आयरन रिच लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हमें जैसे हम बोलते हैं जैगरी, आयरन कहाँ पे मिल जाता है हमें? लीफी वेजिटेबल्स में तो मिलता है जैगरी, बीट, सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन, मौसम्मी, ऑरेंज, इस तरीके के आंवला, ठीक है? गूसबेरी, आंवला भी हम उसको बोलते हैं। ये जो होता है बहुत अच्छा होता है एडोलेसेंट्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे हीमोग्लोबिन है, अगर आप आयरन रिच फूड खाएँगे तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा रहेगा बॉडी के लिए, ठीक है? इसी तरीके से आपको लंच और डिनर में अपने जो मील है वो न्यूट्रिशियस है या नहीं है, जंक फूड को अवॉइड करना है, हमें घर का बना हुआ साफ अच्छा खाना खाना है और जिसमें हम रोटी, राइस, मिल्क, दाल, मीट, एग्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको इंक्लूड कर सकें, राइट? तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चिप्स, पैक्ड फूड और ये मैगी, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनको हमें क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है, बिकॉज़ दे आर नॉट बैलेंस मील, राइट? और ना ही वो हमारी शरीर की जो ग्रोथ है उसको कुछ बेनिफिशियल दे रहे हैं, ठीक है? राइट? सो इसी के साथ आप देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर में आपको आइडियाज़ वगैरह भी दिए हुए हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है? और अदर फ्रूट्स, पल्सेस, ग्रेन्स, इस तरीके के जो न्यूट्रिशियस आइटम है वो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने चाहिए। नॉट ओनली इन द एडोलेसेंट स्टेज ऑफ योर एज, बट हमें हर स्टेज ऑफ एज में न्यूट्रिशियस खाना ही खाना चाहिए। बट हाँ, एडोलेसेंस वाली जो एज है इसमें आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस टाइम पे आपकी जो बैलेंस डाइट है वो आपको रैपिड ग्रोथ और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो करने वाली है। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पर्सनल हाइजीन।
ठीक है। तो देखिए, आपको बैलेंस डाइट के साथ साथ पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। आपको एटलीस्ट एक बार दिन में नहाना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ टीनेजर्स जो हैं उनके लिए तो उनके जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं, ठीक है। और जैसे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, ये जो ग्लैंड्स है वो बहुत ज़्यादा काम करेगी, तो आपकी स्किन ऑयली रहेगी और आपकी बॉडी जो होगी वो स्मेली हो सकती है। तो इसलिए आपको जो है वो दिन में एक बार एटलीस्ट अच्छे से अपनी जो बॉडी होती है उसको क्लीन करना है, मतलब दिन में एक बार। और क्लीनिनेस जो होती है वो आपको अपने क्या बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होंगे उसके जो चांसेस हैं उसको भी कम कर देगी, ठीक है। आपकी बॉडी जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से भी बच जाएगी। और जो गर्ल्स होती हैं उनको अपनी क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर, मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको सही से मतलब ट्रैक करना है कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब है, और आपको उसी की तैयारी जो होती है वो पहले से करके रखनी है। अपने सैनिटरी नैपकिन्स, अगर आप स्कूल जाते हैं या बाहर जाते हैं तो आपको अपने जो नैपकिन्स होते हैं, पैड्स होते हैं, उनको अच्छे से पैक करके उसको अपने पास रखना है, ठीक है, ताकि आपको अनहाइजीनिक चीज़ों का यूज़ ना करना पड़े। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर अपने पैड्स को 4 से 5 बार दिन में चेंज करना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फिज़िकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्लेइंग, बाहर जाके खेलना, ये जो है चीज़ें वो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाती हैं, ठीक है। अब सभी जो हैं ऑल द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, ये सब जो होते हैं इनको आउटडोर गेम्स प्ले करनी चाहिए। वॉक्स, छोटी-छोटी वॉक्स जो होती हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। जैसे आप लिफ्ट्स का यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह आप स्टेयर्स लीजिए, आप खाने के बाद वॉक करिए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको आपको ज़रूर करना चाहिए डेली लाइफ में। ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपकी लाइफ में प्ले करेंगी। इससे आप रेगुलरली एक्सरसाइज करके फिट रहेंगे और आपको कोई अलग से मतलब अपना रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं निकाल पाते इन सब चीज़ों के लिए। तो आप छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं उसको करके ही आप जो है जैसे कुछ गेम्स प्ले कर लीजिए आउटडोर जाके, ठीक है? बैडमिंटन, क्रिकेट, इस तरीके की चीज़ें खेलिए। तो आपको वॉक पे चले जाइए, तो आपको इस तरीके से जो है अलग से रूटीन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रेगुलर चीज़ों के साथ भी एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, राइट? जैसे कुछ आप जिस एज में हैं आप अपने से बड़े लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपको सही से गाइड कर रहे हैं, ठीक है? ऑल्दो उनको भी कुछ ज़्यादा खास पता नहीं होता, बट इससे क्या होता है आप जो है वो गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएँगे, इसके चांसेस हैं, ठीक है? तो इस टाइम पे अपना इसीलिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसीलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बॉडी और माइंड है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इनसिक्योर नहीं होना है। अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि नहीं इस सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कि आप कुछ सिगरेट्स, ड्रग, इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको ट्राई करनी चाहिए, तो आप उनको बिल्कुल मना करेंगे। ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत एडिक्टिव होती हैं, आपका जो पूरा का पूरा लाइफ है, फ्यूचर है, उसको ख़राब कर सकती हैं, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा सकती हैं। तो इसीलिए आपको अपनी फैमिली के कॉन्टैक्ट में, अपने टीचर्स के, अपने कोई और वेल-बीइंग वाला जो इंसान है उसके कॉन्टैक्ट में रहना है। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं कि नहीं जो मुझसे बड़ा है मेरा फ्रेंड या थोड़ा-सा उसको ज़्यादा नॉलेज है तो मैं उससे पता कर लूँ, नहीं। ब्रो साइंस के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना जो दिमाग है उसको इस्तेमाल करना है, राइट? क्यों? क्योंकि आपका जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी खुद की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी उसको डिसाइड नहीं करेगा, राइट? तो आपको फिज़िकली तो स्ट्रॉन्ग होना है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है? एंड इस क्यों? क्योंकि देखिए अब मैं बताती हूँ आपको कुछ इस तरीके की जो बीमारियाँ हैं, जैसे एड्स, कुछ डेंजरस वायर है, एचआईवी, ठीक है? ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो
कुछ जैसे इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, तो वो किसके थ्रू करते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू करते हैं। अगर किसी को HIV या और किसी तरीके की जो डिजीज़ है उनके पास है तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपको भी क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी ठीक से ना पता हो। ठीक है, और जो ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं वो और किसके थ्रू हो जाती हैं, इन्फेक्टेड जो मदर होती है उसके मिल्क के थ्रू भी हो सकती हैं। ठीक है, बेबीज को। तो वायरसेस जो हैं इनसे भी दूर रहना है। और जो HIV है वो मेनली जो होता है वो सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से, या अगर ब्लड के अंदर डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाता है HIV, तभी एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकता है। ठीक है, इंसान से बातें करने में और क्या बोलते हैं उसके साथ खाना खाने में, इस तरीके की चीज़ों से HIV नहीं होता है। राइट, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और है, प्रेगनेंसी जो होती है वो एडोलेसेंट के टाइम पे। आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें लीगल एज जो है मैरिज की वो 18 ईयर्स है गर्ल्स के लिए और 21 ईयर्स है जो बॉयज़ के लिए। तो क्यों? क्योंकि जैसे जो टीनेज मदर्स होती हैं वो प्रिपेयर नहीं होती है मेंटली और फिजिकली मदरहुड के लिए। और जो जल्दी शादियाँ होती हैं वो जैसे उनकी मदर है और बच्चा है उसके लिए, दोनों के लिए जो होती है वो हार्मफुल होती है, अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि देखिए उस टाइम पे कुछ जो होते हैं लोग अपना करियर ही स्टार्ट कर रही होती हैं फीमेल, तो वो प्रेगनेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने करियर को पीछे छोड़ देती हैं। राइट, और जो वो होता है ये जो चीज़ है वो इनके मेंटल हेल्थ है उसको भी अफेक्ट करती हैं। इसीलिए जो एडोलसेंट एज की जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। तो इसीलिए जो शादी की लीगल एज है वो 18 ईयर्स होती है गर्ल्स के लिए और 21 ईयर्स होती है बॉयज़ के लिए। एक देखिए बहुत सारे मिथ्स एंड टैबूज जो होते हैं कि ऐसे मत करो, डूज एंड डोंट, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर होते हैं गर्ल्स के साथ। ठीक है, और किस टाइम पे? देखिए, एक तो जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तब, कि सबसे पहले कि जो गर्ल्स होती हैं उनको किचन के काम नहीं करने हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलते हैं वो प्योर नहीं है, वो क्लीन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, ये सब मिथ्स हैं और ये बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, ये जो टाइम आपको दिया जाता है वो मेनली होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि आपको रेस्ट करके, आपकी बॉडी जो है वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही है, तो आपको रेस्ट मिले, इसलिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कम करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं जा सकते। राइट, या आप बिल्कुल आपको काम नहीं करना है किचन में, इस तरीके से। अब कि जो गर्ल्स होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं अगर वो बॉयज़ की तरफ देख लेती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ऐसा भी बिल्कुल गलत है। अब जो मदर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। ये तो हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से इस चैप्टर में सीखा है कि क्रोमोसोम्स कैसे जो है वो रोल प्ले करते हैं फिर डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, और वो भी ज़्यादातर मेजरली जो डिपेंडेंट है वो किस पे है, मेल्स पे है, ना कि फीमेल्स पे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं आपको चैप्टर एंड करने से पहले कुछ MCQ क्वेश्चंस और पूछना चाहूँगी और आप इनके जो आंसर्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, आपने चैप्टर ध्यान से अगर देखा है तो आपको ज़रूर आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे। राइट, तो द क्वेश्चन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस, मेडुला, वास डिफरेंस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है वो मैं पूछूंगी, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्प्रेड एड्स? ईटिंग फूड विद अ इन्फेक्टेड पर्सन, hugging an infected person, transfusion of infected blood और mosquito bite। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।